डीएनए मित्रों, आज डीएनए की शुरुआत हम एक विचार से कर रहे हैं जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कट्टरता इंसान को हथियार देती है और उदारता इंसान को औजार देती है। एक नष्ट करता है, दूसरा निर्माण करता है। यह विचार भारत में आज हुई दो महत्वपूर्ण घटनाओं और इन घटनाओं से जुड़े दो मुस्लिम मुल्कों से संबंधित है। मित्रों, हमारे देश के पड़ोस में एक कट्टर मुस्लिम मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान ने हथियार देकर भारत में आतंकवादियों को भेजा है, जिनके साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एनकाउंटर अभी चल रहा है। और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम मुल्कों में शामिल है यूएई, जिसके राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद आज भारत दौरे पर आए हैं। यूएई एक उदार मुस्लिम मुल्क है जिसने अपने देश में भव्य मंदिर बनाने के लिए जमीन दी। लाखों हिंदू इस देश में सम्मान पूर्वक रहते हैं, यूएई की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मित्रों, यूएई के राष्ट्रपति ने सनातन के महत्व को पहचाना, उसको सम्मान दिया, भारत से संबंधों को लगातार मजबूत किया। आज उनका दौरा भी सृजन से यानी निर्माण से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ हथियार देकर आतंकवादियों को भारत भेज रहा पाकिस्तान खुद अपनी तबाही को पास बुला रहा है, नष्ट होने के करीब जा रहा है। हम पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन बात पहले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे की। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए आल नहान क्यों भारत आए हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण बात की। आज दिल्ली में आल नहान को लेकर के दुनिया की किन कट्टर शक्तियों को बहुत तकलीफ हो रही है, और क्यों नाहन के दिल्ली दौरे को भारत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। मित्रों, यूएई के राष्ट्रपति का दिल्ली दौरा उस वक्त हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और यूएई के संबंध भी सऊदी अरब से ठीक नहीं चल रहे हैं। इस हलचल के बीच पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर इस्लामिक नेटो बनाने पर मंथन कर रहे हैं। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, क्या भारत और यूएई के बीच इस्लामिक नेटो को काउंटर करने वाले संगठन पर भी कोई चर्चा हुई है? क्या संभावित इस्लामिक नेटो के जवाब में कोई सेकुलर नेटो बनाने की तैयारी भी हो रही है? और क्यों कहा जा रहा है यह सैन्य गठबंधन अल नाहन को सबसे बड़ा खलीफा भी बना सकता है? आज हम एक एक करके इन सभी विषयों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए जब यूएई के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे तो क्या क्या हुआ। मित्रों, यूएई भारत का कितना महत्वपूर्ण मित्र है, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने जिस तरह एक दूसरे को गले लगाया वो बताने के लिए काफी है, भारत और यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री मजबूत है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कार डिप्लोमेसी दिखी, यानी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति नहान एक कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर गए। आजकल दुनिया भर में कार डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक ही कार में नजर आए। ये कार डिप्लोमेसी वैश्विक नेताओं की आपसी समझ और मजबूत रिश्तों का अब प्रतीक बनती जा रही है। एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने आवास में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और उनके परिवार का स्वागत किया। यानी दुनिया को संदेश दिया गया, भारत और यूएई के नेताओं के रिश्ते औपचारिक नहीं, पारिवारिक संबंधों जैसे मजबूत हैं। प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति को एक रॉयल नक्काशीदार लकड़ी का झूला गिफ्ट किया। यह गुजरात का एक खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का झूला है जो गुजरात के कई परिवारों के घरों का खास हिस्सा होता है। इसमें हाथ से फूलों और पारंपरिक डिजाइनों को तराशा गया जो कुशल कारीगरी को दिखाता है। गुजराती संस्कृति में झूला पीड़ितों के बीच एकजुटता, बातचीत और जुड़ाव का प्रतीक है। यह तोहफा यूएई को 2026 को परिवार का वर्ष घोषित करने के फैसले से भी गहराई से जुड़ा है। यह झूला भी दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। इसके बाद भारत और यूएई के बीच वो समझौते हुए जिनके बारे में सुनकर पाकिस्तान जैसे कट्टर और आतंक के एक्सपोर्टर देश को बहुत दर्द होगा। हो सकता है पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों में आंसू भी आ जाए, क्योंकि मुस्लिम मुल्क उसको भाव नहीं दे रहे हैं और भारत में आकर बड़े बड़े समझौते कर रहे हैं। आज आपको भारत और यूएई के बीच हुए बड़े समझौतों के बारे में भी जानना चाहिए। भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मतलब है दोनों देश अब रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक और गहरी साझेदारी बनाना चाहते हैं। इसके तहत दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, संयुक्त युद्धाभ्यास, रक्षा उपकरणों और तकनीक में साझेदारी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी तालमेल को औपचारिक रूप दिया जाएगा। मतलब अब भारत और यूएई के रक्षा संबंध नए स्तर पर पहुंच गए हैं।
दोनों देश एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे। यह भारत की स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा रणनीति के लिए बेहद अहम है। एलएनजी पर भारत और यूएई के बीच 10 साल का दीर्घकालिक समझौता हुआ है। अब यूएई भारत को 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी प्रति वर्ष देगा। यूएई अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। दोनों देश एआई, सुपर कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर साझेदारी को बढ़ाएंगे। इस समझौते में एआई को प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया गया है। यूएई की भागीदारी से गुजरात के धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एमआरओ सुविधा, पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू होगा। यानी यूएई भारत में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर रहा है। मित्रों, आज मिडिल ईस्ट के प्रभावशाली मुस्लिम देश के नेता को दिल्ली में देखकर, इन समझौतों के बारे में जानकर कई कट्टरपंथी देश बेचैन होंगे, क्योंकि यूएई और भारत की दोस्ती दोनों देशों को फायदा पहुंचाने वाली है, उनकी तिजोरियों को भरने वाली है। आज आपको दोनों देशों की इस साझेदारी के असर के बारे में भी जानना चाहिए। भारत और यूएई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक नए व्यापार रास्ते IMEC पर काम कर रहे हैं। यह कॉरिडोर सीधे भारत के सामान को यूरोप तक पहुंचाएगा। यूएई और भारत 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में ही द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब से ऊपर पहुंच गया। यानी लक्ष्य को वक्त से पहले हासिल कर लिया गया। अब नया लक्ष्य 2032 तक $200 अरब के व्यापार का रखा गया है। आज आपको यह भी जानना चाहिए यह कमाल हुआ कैसे। तो यूएई ने 2022 में भारत के साथ व्यापारिक आर्थिक साझेदारी समझौता किया, जिसके जरिए दोनों देशों ने टैक्स घटाकर व्यापार, निवेश और सेवाओं को आसान बनाया, जिसकी वजह से 2030 का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया। आज यूएई भारत में टॉप 5 निवेशकों में है। यूएई अब तक $20 अरब से ज्यादा का FDI भारत में लगा चुका है। भारत यूएई का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और वहां 35 से 40 लाख भारतीय काम कर रहे हैं, जो हर साल 15 से 17 अरब रेमिट्स भारत भेजते हैं। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है और रुपए पर दबाव कम होता है। यूएई भारत के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत कर रहा है। यानी यूएई चाहता है समुद्र में जहाजों, तेल, गैस और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा भारत और यूएई मिलकर करें। यूएई की नीति मिडिल ईस्ट में बदलते पावर बैलेंस पर भारत से तालमेल बढ़ाने की है। यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति में भारत और यूएई मिलकर स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। यूएई ने ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखाई है। अगर यह डील फाइनल हुई तो यूएई की सुरक्षा मजबूत होगी और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। समझे आप, जब दो देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी इतनी मजबूत होती है तो कैसे किसी एक का नहीं बल्कि दोनों देशों का फायदा होता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए यूएई और भारत ने एक दूसरे का भरोसा कैसे जीता। क्यों यूएई को भारत अपना इतना महत्वपूर्ण दोस्त मानता है कि राष्ट्रपति अल नाहयान की आगवानी करने भारत के प्रधानमंत्री मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच गए। आपको यूएई में 14 फरवरी 2024 के दिन हुए भव्य हिंदू मंदिर के उद्घाटन की तस्वीरें जरूर याद होंगी। यह मंदिर यूएई की राजधानी अबू धाबी में बनाया गया। यह अरब क्षेत्र का पहला पारंपरिक पत्थर का हिंदू मंदिर था, जिसके लिए जमीन खुद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सरकार ने दी थी, जो इसे ऐतिहासिक बनाता है। सोचिए, एक मुस्लिम मुल्क की सरकार ने एक हिंदू परिवार के हिंदू मंदिर के लिए जमीन दी, इतने भव्य मंदिर का निर्माण कराया, सनातन की शक्ति को पहचाना, उसके अनुयायियों को सम्मान दिया। यही बात यूएई को दूसरे कट्टर मुल्कों से अलग करती है और भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों के भरोसे को मजबूत बनाती है। यानी आप कह सकते हैं उदारता ही यूएई को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाती है कि परमाणु बम रखने वाले कट्टर इस्लामिक मुल्क भी उसके सामने झोली फैलाकर खड़े होते हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कट्टरता को छोड़ने से यूएई को क्या क्या फायदा हुआ। यूएई ने उदार नीति अपनाकर खुद को वैश्विक निवेश और व्यापार का सुरक्षित केंद्र बना लिया। आज यूएई मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हब है, जहां हर साल 20 से 25 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश आता है। धार्मिक सहिष्णुता से यूएई को भारतीय और पश्चिमी वर्कफोर्स का भरोसा मिला है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज सिर्फ दुबई और अबू धाबी मिलकर यूएई को दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स में शामिल करते हैं। यानी यूएई दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है जहां से वैश्विक पैसा, निवेश और वित्तीय फैसले सबसे ज्यादा नियंत्रित होते हैं। कट्टर इस्लाम से दूरी बनाकर यूएई ने आंतरिक स्थिरता और राजशाही की सुरक्षा सुनिश्चित की है। आज यूएई में एक स्थिर सरकार है और देश की GDP 500 अरब डॉलर के आसपास है, जिसमें तेल के अलावा व्यापार, रियल एस्टेट, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स का बड़ा योगदान है।
मंदिर, चर्च और सिनेगॉग की अनुमति देकर यूएई ने टॉलरेंस कैपिटल यानी सभी धर्मों को सम्मान देने वाले देश की छवि बनाई है। इसी वजह से 150 से ज्यादा देशों की 5 लाख से अधिक कंपनियां यूएई को अपना रीजनल या ग्लोबल बेस बनाकर काम कर रही हैं। डीएनए मित्रों, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उदार नीति ने यूएई को मिडिल ईस्ट का स्थायी किंग बनाया। मिडिल ईस्ट में कई संपन्न देश हैं, लेकिन ये सभी ऑयल की इकोनॉमी पर निर्भर करते हैं। यानी जिस दिन तेल या तेल की जरूरत खत्म हो जाएगी, उस दिन मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की संपन्नता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया का बिजनेस हब बन चुके यूएई को कोई परेशानी नहीं होगी। एक तरफ उदार यूएई है जहां निवेश करने वालों की लाइन लगी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे कट्टर मुल्क हैं जहां निवेश का मतलब खैरात है, यानी जो पैसा लगाया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसीलिए कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं देखता और यूएई के विकास मॉडल को अपनाकर दुनिया भर के मुस्लिम देश अब भारत से संबंध मजबूत कर रहे हैं। इस लिस्ट में सऊदी अरब भी शामिल है, इस लिस्ट में अफगानिस्तान भी शामिल है। डीएनए मित्रों, आज दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति की मुलाकात की तस्वीरें सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं देखी जा रही होंगी, बल्कि वॉशिंगटन में मौजूद राष्ट्रपति ट्रंप की दिलचस्पी भी इस मुलाकात में होगी। व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी इस मुलाकात के अपडेट ट्रंप को बता रहे होंगे। आज आपको यह भी जानना चाहिए, आखिर अमेरिका क्यों दिल्ली की तरफ देख रहा है। ट्रंप की गाजा योजना में यूएई मुख्य भूमिका निभा रहा है। ट्रंप ने भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। शेख नायन की भारत यात्रा से साफ होगा कि भारत गाजा पोस्ट वॉर अरेंजमेंट में क्या और किस तरीके की भूमिका निभाएगा। यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन, सूडान और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर मतभेद हैं। ट्रंप देखेंगे कि यूएई भारत को बैलेंसिंग पार्टनर की तरह कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप को यूएई भारत निवेश और ट्रेड डील्स ये दिखा सकती है कि भारत अमेरिका के टैरिफ दबाव से बचने के लिए कौन से वैकल्पिक आर्थिक रास्ते बना रहा है और यूएई इसमें भारत की कैसे मदद कर रहा है। भारत और यूएई रुपए दिरहम में व्यापार को तरजीह दे रहे हैं। भारत के यूपीआई और यूएई के आईपीपी सिस्टम को दोनों देश बढ़ावा दे रहे हैं। यहां से ट्रंप को संकेत मिल रहा है कैसे भारत और यूएई व्यापार में डॉलर की निर्भरता धीरे धीरे घटा रहे हैं। यूएई भारत का बड़ा ऊर्जा सप्लायर है। ट्रंप प्रशासन यह देखेगा कि भारत यूएई साझेदारी से ऑयल प्राइस, सप्लाई और ओपेक बैलेंस पर क्या असर पड़ सकता है। भारत से मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक जाने वाला कॉरिडोर यानी आईएमईसी ट्रंप की चीन विरोधी रणनीति से मेल खाता है। यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा से साफ होगा कि भारत यूएई इस कॉरिडोर के काम को कितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए, अगर भारत यूएई सहयोग से दुनिया की सुपर पावर के इतने हित जुड़े हैं तो यह साझेदारी दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भारत यूएई का संबंध दुनिया को यह संकेत देता है कि ऊर्जा, निवेश और भुगतान प्रणालियों में स्थिरता और वैकल्पिक रास्ते बन रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार को अनिश्चितता से राहत मिल सकती है। इसके अलावा यूएई ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप का सहयोगी भी रहा है, जहां सऊदी अरब अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करने की सलाह दे रहा है। वहीं यूएई चुपचाप अपना काम कर रहा है। माना जा रहा है अमेरिकी सैनिक यूएई से ही इस संभावित हमले की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, हमने आपको इससे पहले बताया भारत और यूएई साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस पर भी एक दूसरे के रणनीतिक सहयोगी बनने को तैयार हैं और इस वक्त मिडिल ईस्ट पर असर डालने वाली सबसे बड़ी हलचल इस्लामिक नेटो की परिकल्पना है, जिस पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ये तीनों मुल्क देश काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच एक सवाल और उठ रहा है, जिन देशों के हित इस इस्लामिक नेटो से प्रभावित हो सकते हैं, क्या वो इससे निपटने की कोई तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको भारत और यूएई के रणनीतिक सहयोग की जानकारी दी, लेकिन क्या भारत और यूएई भी अपना नेटो यानी सैन्य गठबंधन बना सकते हैं और इस्लामिक नेटो को काउंटर करने के लिए अगर कोई सेकुलर नेटो बना तो उसमें इस क्षेत्र के कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। आज हमने आपके लिए इस पर भी एक विश्लेषण तैयार किया है। डीएनए मित्रों, विशेषज्ञ मानते हैं परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान, तकनीक में तुर्की और ऑयल रिच इकोनॉमी वाले सऊदी के संभावित सैन्य गठबंधन, जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, उसकी तोड़ भारत, यूएई और इजराइल का सेकुलर सैन्य गठबंधन हो सकता है। भारत के यूएई और इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत है, लेकिन मिडिल ईस्ट में यूएई की वो असरदार देश है जो इजराइल के करीब है। कैसे हाल के दिनों में यूएई और इजराइल की साझेदारी मजबूत हुई है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। दोनों देश ईरान के मिसाइल, ड्रोन नेटवर्क और इस्लामिक आतंकी संगठनों से खतरे को लेकर खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2020 से लेकर द्विपक्षीय व्यापार लगभग शून्य था, जो 2023-24 में $2.5 अरब के आसपास पहुंच गया है।
2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद दोनों देशों के दूतावास खुले, सीधी उड़ानें शुरू हुई, पर्यटन और व्यापार तेज हुआ है। यूएई के तेल टर्मिनल, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स जैसी अहम जगहों की साइबर सुरक्षा में इजराइल तकनीकी उपयोग साबित हो रहा है। दोनों देशों के बीच ड्रोन रोधी सिस्टम और एयर डिफेंस पर तालमेल भी हुआ है। इसके अलावा गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बीच यूएई इजराइल का मददगार बना था। एक खुफिया दस्तावेज के आधार पर दावा किया गया था कि यूएई ने इजराइल को सीधे सैन्य, खुफिया और लॉजिस्टिक सहायता देने की योजना बनाई थी। यह यूएई और इजराइल के बीच अब तक के सबसे प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग को उजागर करता है। दोनों देश धर्म से ज्यादा हित पर आधारित नीति चाहते हैं। टर्की कतर के मुस्लिम ब्रदरहुड विचार को पसंद नहीं करते हैं। मिडिल ईस्ट में एक संतुलन बनाना चाहते हैं, यानी और करीब आ सकते हैं। अब आप समझिए, संभावित इस्लामिक नेटो के खिलाफ अगर भारत, यूएई और इजराइल का सेक्युलर नेटो आकार लेता है तो दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में शांति संतुलन किस तरह झुकेगा। आर्थिक शक्ति की बात करें तो भारत, यूएई और इजराइल की संयुक्त इकोनॉमी $5.6 ट्रिलियन है और संभावित इस्लामिक नेटो यानी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी की संयुक्त इकोनॉमी $2.9 ट्रिलियन है, यानी भारत, यूएई, इजराइल के आधे से कम है। संभावित सेक्युलर नेटो के पास $1,150 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि इस्लामिक नेटो के पास $615 अरब। भारत, इजराइल और यूएई के पास 16,85,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास 13,06,000 है। संभावित सेक्युलर नेटो के पास 1,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिसमें इजराइल के 5वीं पीढ़ी के F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी शामिल हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास सिर्फ 900 हैं। भारत, इजराइल और यूएई के संभावित गठबंधन में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास एक भी नहीं है। सेक्युलर नेटो के पास 300 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास सिर्फ 200 हैं। परमाणु हथियारों की संख्या में भी सेक्युलर नेटो मजबूत है। भारत और इजराइल के पास 300 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि इस्लामिक नेटो में सिर्फ पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं। संभावित सेक्युलर नेटो का रक्षा बजट $140 अरब है, जबकि इस्लामिक नेटो का संयुक्त रक्षा बजट $110 अरब है, यानी यहां भी इस्लामिक नेटो सेक्युलर नेटो के सामने नहीं टिकेगा। इसके अलावा तकनीक, समुद्री ताकत, स्थायी इकोनॉमी सेक्युलर नेटो के लगातार मजबूत होने की गारंटी है। दूसरी तरफ इस्लामिक नेटो में पाकिस्तान और तुर्की की आर्थिक स्थिति अस्थिर है। इसी के साथ मिडिल ईस्ट के बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को और ओमान जैसे देश भी तुर्की और पाकिस्तान से वैचारिक दूरी की वजह से संभावित सेक्युलर नेटो के साथ आ सकते हैं, जबकि तुर्की के विरोधी ग्रीस और साइप्रस इजराइल से समझौता कर चुके हैं। अब जिस तरह इस्लामिक नेटो का शोर तेज हो रहा है, उसके जवाब में सेक्युलर नेटो की चर्चा भी तेज हो रही है, जिसे यूएई के राष्ट्रपति के दौरे ने अब और ज्यादा मजबूत कर दिया है। मित्रों, यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जब भारत में कोई महत्वपूर्ण वैश्विक नेता आता है, पाकिस्तान उस दौरान आतंकी साजिश रचता है। जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर आए थे, तब मुनीर ने पाकिस्तान से आतंकी भेजकर पहलगाम में आतंकी हमला कराया था। और अब जब यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हैं, तब मुनीर ने किश्तवाड़ में आतंकी हमला कराया है। पहलगाम में धर्म देखकर मारा गया और किश्तवाड़ में वर्दी देखकर। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान ने साबित किया कि उसे दुनिया में तरक्की लाने वाले कोई समझौते रास नहीं आते। भारत में किसी विदेशी मेहमान के आते ही मुनीर का डर बढ़ जाता है और वो बुज़दिल की तरह आतंकी हमले शुरू कर देता है। अब हम पाकिस्तान की इसी तिलमिलाहट और साजिश का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, इस्लामिक वर्ल्ड में भारत के बढ़ते वर्चस्व को पाकिस्तान सीधे चुनौती नहीं दे सकता। इसीलिए अपनी घटती अहमियत से बौखलाया मुनीर आतंकी साजिश रच रहा है। इस साजिश का प्रमाण जम्मू कश्मीर से आया है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के सिंगपुर इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ चल रही है। आतंकी मुठभेड़ में स्पेशल फोर्स के जवान गजेंद्र सिंह ने वीरता से लड़ते हुए शहादत दी। देश के वीर सपूत गजेंद्र सिंह आतंकियों का सामना करते हुए घायल हो गए थे। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए उधमपुर आर्मी बेस अस्पताल लाया गया था। सीने में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने गजेंद्र सिंह की शहादत को सलाम करते हुए पोस्ट किया है। सेना ने कहा है कि गजेंद्र सिंह ने अदम्य साहस, शौर्य और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण का परिचय दिया है। जिन आतंकवादियों से मुठभेड़ में गजेंद्र सिंह की शहादत हुई, उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने आज सिंहपोरा में आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने को तबाह कर दिया। पहले आप देखिए आतंकवादियों ने कैसे जंगल में छिपने के लिए अपना ठिकाना तैयार किया था और आतंकवादियों के ठिकाने से क्या क्या मिला है।
घने जंगल, दुर्गम पहाड़। इस दुर्गम इलाके में आतंकियों ने छिपने का अड्डा बनाया हुआ था। खाने पीने का पूरा इंतजाम है। इसी किचन में खाने की रेसिपी के साथ आतंक की रेसिपी भी पक रही थी। यह किश्तवाड़ में आतंकियों के हाइड आउट का एक्सक्लूसिव वीडियो। इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है इसके मायने आपको समझने चाहिए। आतंकियों के इस किचन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ खाने के साथ लंबे वक्त से किसी बड़े हमले की रेसिपी तैयार की जा रही थी। खाने पीने का इतना सारा सामान, अंडे की पूरी क्रेट और किचन में हर तरह के बर्तन इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आतंकी यहाँ लंबे वक्त से रह रहे थे और आगे भी इस ठिकाने का इस्तेमाल लंबे वक्त तक करने की प्लानिंग में थे। आतंकियों के इस ठिकाने के बाहर की तस्वीरें देखी। ये देखने में लग रहा है कि यहाँ कूड़ा पड़ा है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि यहाँ सिगरेट के कई पैकेट्स हैं। करीब 5 से 6 सिगरेट के पैकेट यहाँ बिखरे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आतंकी यहाँ कई दिनों से छिपे थे। आतंकियों को लग रहा था कि वो अपने इस ठिकाने में बैठकर आराम से कश लगाते रहेंगे, लेकिन वो भारतीय सेना की इस वैधानिक चेतावनी को भूल गए कि जो भी घाटी में आतंक फैलाने का मंसूबा पालेगा उसे जमीन से 6 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। किश्तवाड़ में आतंकवादियों का खात्मा तय है, लेकिन देश के एक वीर सपूत की शहादत के बाद सवाल यही है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ अब युद्ध ही विकल्प है? क्या अब समय आ गया है कि आतंकवादियों के संरक्षक मुनीर को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू किया जाए? मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, लेकिन यदि युद्ध अपरिहार्य हो यानी जरूरी हो तो वो इतना निर्णायक हो कि शत्रु फिर कभी खड़ा ना हो सके। चाणक्य नीति के अनुसार सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक युद्ध जरूरी हो गया है? यह सवाल तर्क संगत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर टेरर कैंप एक्टिव हो गए। एजेंसियों के पास इसकी पुख्ता जानकारी है। नए साल में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली साजिश भी सामने आई। पाकिस्तानी ड्रोन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं मुनीर के संरक्षित आतंकवादी जम्मू कश्मीर में खून खराबे की धमकी दे रहे हैं। इस धमकी पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले सुनते हैं देश के रक्षा मंत्री ने आज से 4 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा था। साथियों, यह भी सच है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। सुना आपने, रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। किश्तवाड़ में पाकिस्तान की यही आतंकी सोच दिखाई दी है। सिर्फ किश्तवाड़ में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की यह आतंकी सोच भारत के वीर सपूतों का खून बहाने की साजिश कर रही है। डीएनए मित्रों, किश्तवाड़ के साथ ही राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ में भी संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि जब मुनीर आतंक वाली अपनी नीति छोड़ने को तैयार नहीं है, जब पाकिस्तान की आतंकी साजिश जारी है, तो फिर हम कब तक धैर्यवान बने रहेंगे? पाकिस्तान हमारे जवानों को लहूलुहान करने की साजिश रच रहा है, तब हमारे राफेल और ब्रह्मोस कब तक खामोश रहेंगे? मित्रों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कहा है, वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मारो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाओ धरो तुम। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमेशा से कुपंथ की राह पकड़ी है। मुनीर कुपंथ के रास्ते ही भारत को हिंसक चोट पहुंचाने की साजिश रच रहा है। आतंकी कुपंथ वाली यह हिंसक नीति नई नहीं है, इसीलिए जरूरी है पाकिस्तान को अब निर्णायक सबक सिखाया जाए, मुनीर और उसके आतंकवादियों की समूल नाश किया जाए। डीएनए मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में फिर वो आतंक के अड्डे एक्टिव हो गए हैं जिन्हें तबाह किया गया था। भारत में हिंसा के लिए दहशतगर्दों की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी गई है। आतंकवादियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को साजिश का केंद्र बना दिया है। पाकिस्तान के संरक्षण में पल रहे आतंकी भारत में खून खराबे की धमकी दे रहे हैं। यह हाफिज सईद के आतंकी लश्कर का कमांडर है। भारत के संघार के डर से खुद हाफिज छिप गया है, लेकिन उसके कट्टरपंथी गुलाम मुनीर की शय पर दहशतगर्दी की नई साजिश रच रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी और जवान का खून बहने से पहले ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का आगाज हो। भारत के खिलाफ सिर उठा रहे इस खतरे को जड़ से खत्म किया जाए।
यानी मित्रों, यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे के साथ ही दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं। गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान भारत आएंगे। ऐसे में तिलमिलाया हुआ मुनीर दिल्ली को दहलाने की साजिश भी रच रहा है। मुनीर के आतंकी साजिश के तार दिल्ली तक कैसे पहुंच गए, ये अब आपको जानना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 10 आतंकवादियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन आतंकवादियों का कनेक्शन बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स से है। जो आतंकी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श ढल्ला का है। यह कनाडा में बैठकर भारत में आतंक का नेटवर्क चला रहा है। मित्रों समझिए, भारत में खून खराबे के लिए पाकिस्तान अरसे से K2 वाली साजिश रचता रहा है। पाकिस्तान एक तरफ कश्मीर में आतंकवादियों को पैसा और ट्रेनिंग देता है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के अलगाववादियों को पैसा और संरक्षण देता है। यानी मुनीर ने अब आतंक के खालिस्तान वाले मोहरे को भी एक्टिव कर दिया है। एजेंसियों को आशंका है कि विदेश में बैठे ये आतंकी पंजाब के गैंगस्टर्स के जरिए बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इन गैंगस्टर्स को मुनीर की शय पर पाकिस्तान से हथियार और पैसों की खेप पहुंचाई गई है। आतंकी दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में गैंगस्टर्स के नेटवर्क के जरिए बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। मोहाली में 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद इस साजिश का खुलासा हुआ। यानी कश्मीर से दिल्ली तक पाकिस्तान की आतंकी साजिश सक्रिय है। यही आतंकी साजिश कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की वजह बन सकती है। यानी मित्रों, युद्ध के बादल ईरान के आसमान में भी मंडरा रहे हैं, जो किसी भी वक्त बवंडर बन सकते हैं। ईरान में इंटरनेट बैन की वजह से भले ही हिंसा के वीडियोस बाहर नहीं आ रहे हों, भले ही ट्रंप ईरान को लेकर कोई आक्रामक बयान फिलहाल नहीं दे रहे हों, लेकिन मित्रों ये तय मानिए, ये सन्नाटा किसी बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। ईरान पर क्या संकट आने वाला है, उसका विश्लेषण आज हम 3 हिस्सों में करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम इस सवाल को डिकोड करने वाले हैं कि क्या ट्रंप सीधे सीधे खामनेई का खात्मा करने वाले हैं। हमारे विश्लेषण के दूसरे हिस्से में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका ने ईरान का संपूर्ण घेराव शुरू कर दिया है। अमेरिका सैन्य मूवमेंट को देखते हुए हमले की तारीख का अनुमान कैसे लगाया जा रहा है, आपको ये भी दिखाएंगे। हमारे विश्लेषण के तीसरे हिस्से में आपको पता चलेगा कि ईरान पर हमले से पहले अमेरिका इजराइल को कैसे सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। मित्रों, सबसे पहले हम खामनेई पर ट्रंप के डायरेक्ट अटैक की आशंका का विश्लेषण करेंगे। यह आशंका क्यों जताई जा रही है, आपको इसका सोर्स भी देखना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुप्रीम लीडर पर कोई भी हमला ईरान पर युद्ध छेड़ने के बराबर होगा। इस पोस्ट को देखकर आपको यह लग रहा होगा कि ईरान के राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन मित्रों, इस पोस्ट में एक डर छिपा हुआ है। डर यह है कि कहीं अमेरिका सीधे सीधे खामनेई को ही टारगेट ना कर दे, कहीं ट्रंप खामनेई का ही खात्मा ना कर दे, कहीं एक सीमित हमले में अमेरिका और इजराइल मिलकर खामनेई की हत्या ना करवा दें। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि खामनेई पर सीधा हमला यानी एक राष्ट्राध्यक्ष पर हमला होगा तो जंग का ऐलान माना जाएगा, लेकिन ट्रंप के व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। इसी महीने उन्होंने वेनेजुएला में कुछ ऐसा ही ऑपरेशन किया भी था। मित्रों, पिछले 1 साल में ईरान में करीब 40 सैन्य और सरकारी अधिकारियों को टारगेटेड अटैक्स में मार गिराया गया। ईरान के 30 टॉप कमांडर्स और 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पिन पॉइंट अटैक में मार गिराया गया। माना जाता है ये हमले किए तो इजराइल ने थे, लेकिन इन हमलों के लिए अमेरिका ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की मदद ली। मित्रों, अमेरिका ने साल 2020 में IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी को भी पिन पॉइंट ड्रोन अटैक में मार गिराया था। सुप्रीम लीडर खामनेई को भी यही डर सता रहा है, कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है। मित्रों, एक तरफ तो यह आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप का निशाना सीधे खामनेई है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ईरान की पूर्ण घेराबंदी करने में लगा हुआ है। ट्रंप ने एक तरफ अपने बयान में यह इशारा तो कर दिया कि वो फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करने वाले, लेकिन अमेरिकी सैन्य मूवमेंट से कुछ और ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी हथियार आसमान और समंदर के रास्ते चुपचाप ईरान के करीब पहुंच रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स ब्रिटेन के लेकनहेथ एयरबेस से जॉर्डन के मुवक्कुफ साल्ती एयरबेस पहुंच गए हैं। अमेरिका के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमान भी जॉर्डन में तैनात कर दिए गए हैं। ये टैंकर हवा में लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले बॉम्बर्स में ईंधन भरते हैं। मित्रों, जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती के मायने क्या है, आपको यह भी समझना चाहिए। जॉर्डन के मुवक्कुफ साल्ती एयरबेस में तेहरान की दूरी करीब 1500 किलोमीटर दूर है। जो अमेरिकी F-15 फाइटर के जेट यहां तैनात हैं,
उसकी टॉप स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आधे घंटे में अमेरिका तेहरान पर हवाई हमला कर सकता है। मित्रों, अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए एक और साइलेंट तैनाती कर दी है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो एक हफ्ते में वहां पहुंच सकता है। इस स्ट्राइक ग्रुप में F-35, F-16, F-22 फाइटर जेट्स जैसे 90 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। इस स्ट्राइक ग्रुप में डिस्ट्रॉयर्स, शिप्स और सबमरीन्स भी ईरान के पास पहुंच रही हैं। मित्रों, अमेरिकी सैन्य मूवमेंट से लग रहा है कि इस बार ट्रंप का हमला निर्णायक होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द एक सैन्य घेरा तैयार कर लिया है। एक तरफ जॉर्डन के मुवक्किफ साल्ती बेस पर F-15 की तैनाती, लाल सागर में भी अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं जो एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस हैं, और अब अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन ने ईरान को घेर रखा है। मित्रों, अचानक से ईरान के आसपास ऐसी सैन्य तैनाती देख एक आम आदमी भी समझ सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ऐसे में सोचिए, इस तैनाती से तेहरान में कितनी खलबली मची हो। मित्रों, अमेरिका का युद्धक बेड़ा जिस तरह से ईरान को घेरे खड़ा है, उससे यह तय माना जा रहा है कि हमला तो होगा, लेकिन सवाल है कब। अब हम हमले की इसी तारीख के आंकलन का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, एक तारीख इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय है, और वो तारीख है जनवरी 31। इजरायली सोशल मीडिया हैंडल्स से लेकर भविष्यवाणियों पर चर्चा करने वाले ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर यह चर्चा तेज है कि जनवरी 31 से पहले ट्रंप ईरान पर हमला कर देंगे, यानी अगले 11 दिनों में ही ईरान पर अमेरिका का हमला हो सकता है। यही दावा इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से भी किया जा रहा है। 31 जनवरी से पहले ईरान पर अमेरिकी हमले का यह दावा क्यों किया जा रहा है, आपको यह भी पता होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बढ़ते मिसाइल भंडार, रूस के हथियार आयात और चीन की एयर डिफेंस सिस्टम्स के चलते 31 जनवरी से पहले हमला कर सकता है। दावा है कि ईरान हर महीने 300 मिसाइलें बना रहा है और ये मिसाइल भंडार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ वक्त में ईरान को रूस से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स मिली हैं। रूस ने ईरान को हाल फिलहाल में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। दावा है कि चीन ने भी ईरान को HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम्स दे दिए हैं। माना जा रहा है कि ईरान के जिस तरह से युद्ध का साजो सामान जमा कर लिया है, उसे देखते हुए अमेरिका जल्द से जल्द हमला कर सकता है। यही वजह है कि 31 जनवरी से पहले की तारीख तय की गई। मित्रों, विदेशी मीडिया पर दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक ऑपरेशन इजराइल में भी चल रहा है। ईरान में हमले से पहले इजराइल को सिक्योर यानी सुरक्षित किया जा रहा है। मित्रों, यह तय मानिए कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान जवाब में सबसे पहले इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर देगा। इसी को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को मिसाइल इंटरसेप्टर्स की नई खेप भेजी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनवरी के महीने में अमेरिका थार्ड डिफेंस सिस्टम्स की नई बैटरीज इजराइल पहुंचा चुका है। मित्रों, अमेरिका की तैयारी से हमला तय माना जा रहा है। बस सवाल यह है कि टारगेट खामनेई होंगे, ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे या फिर ईरान के सैन्य ठिकाने। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसमें शब्द कम हैं, संवेदना बहुत ज्यादा है। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, गंभीरता से समझिएगा। इसमें मानवता की व्यथा है, सिस्टम की विफलता की व्याख्या है, इसमें संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इसमें एक इंजीनियर की मौत नहीं, एक इंजीनियर की हत्या और हत्यारी व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा है। प्रिय मित्रों, हमारा यह विश्लेषण देखते हुए आप कभी भी भावुक होंगे, कभी आप नाराज होंगे और कभी आक्रोशित भी होंगे, लेकिन आज अपने जज्बातों को काबू में करके देखिएगा। ये एक ऐसी घटना का विश्लेषण है जो देश की संसद से मात्र 40 किलोमीटर दूर है, जहां 80 मिनट में एक लड़के के साथ साथ सिस्टम और संवेदनाएं दोनों डूबकर खत्म हो गई और कार्रवाई के नाम पर आदतन रस्म अदायगी की कोशिश हुई। इसलिए आज हम उस सिस्टम और सिस्टम में शामिल तमाम जिम्मेदार लोगों का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिनके लिए आम आदमी की जिंदगी सिर्फ 2 कौड़ी की है। मित्रों, सबसे पहले जानिए कि हुआ क्या। हुआ यह कि शनिवार की आधी रात को सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। वो नोएडा के सेक्टर 150 में रहते थे। यह बेहद पॉश इलाका माना जाता है। युवराज घर के नजदीक पहुंच गए थे, तभी उनकी कार एक गड्ढे में गिर गई। युवराज किसी तरह कार से बाहर निकलकर उसके ऊपर चढ़ गए, लेकिन बिना मदद के वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्होंने अपने पिता को फोन किया। उनके पिता राजकुमार ने डायल 112 पर कॉल किया और फिर वो घटना स्थल पर पहुंच गए।
थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म गाड़ी भी पहुंच गई, एडवांस रेस्क्यू टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई, बाद में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई, लेकिन कोई भी युवराज को बाहर नहीं निकाल पाया। 80 मिनट तक, ध्यान से सुनिएगा, 80 सेकंड्स नहीं, 80 मिनट तक सब वहां पर खड़े रहे, आपस में बातें करते रहे। हर पल मौत के करीब पहुंच रहा युवराज बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन हमारी यूपी पुलिस के बहादुर जवान, फायर ब्रिगेड के साहसी कर्मचारी मुंह ताकते रहे। कोई कह रहा था कोहरा बहुत है, कोई कह रहा था पानी बहुत ठंडा है, कोई कह रहा था अंधेरा बहुत है, कोई कह रहा था कि पानी के नीचे लोहे की छड़ें हैं। मित्रों, युवराज के कंठ तक पानी था, लेकिन वहां खड़े किसी की आंखों में बूंद भर पानी नहीं बचा था। सबकी आंखों का पानी सूख चुका था, वो तिनका तिनका डूबता जा रहा था। युवराज के पिता सिसक रहे थे और युवराज को बचाने के बजाय संवेदनहीन कर्मचारियों के बीच बहाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था। हालांकि 2 लड़के पानी में उतरे भी, लेकिन तुरंत लौट कर आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम के पास इतनी बड़ी रस्सी नहीं थी कि वो युवराज तक पहुंच पाती। एसडीआरएफ की टीम के पहुंचते पहुंचते उसको 3 घंटे लग गए। जब पहुंची तब युवराज डूब चुका था। और सुनिए, जब जिम्मेदारों को, लोगों को ठंड लग रही थी, उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब एक डिलीवरी बॉय आया। उसको देखा नहीं गया, वो पानी में कूद गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युवराज के साथ साथ समूचा सिस्टम कैसे पानी में डूब गया, अब वो सुनिए। पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई। मैं आया था 1:45 1:50 के बीच, जब मैं देख रहा था पास में सिड्डी घेर के फायर ब्रिगेड वाले कह रहे थे कि इसमें सरिया है या वगैरह है, बहुत सारी चीजें। बाकायदा वीडियो भी है मेरे पास जिसमें सिड्डियों पे वो फायर ब्रिगेड वाले बैठे हैं और सामने लड़का टॉर्च जला रहा है गाड़ी पे से, वो वीडियो भी है मेरे पास। फायर ब्रिगेड वाले क्या ठंडा पानी के वजह से नहीं दाके, क्यों नहीं दाके, क्या गर्म पानी करते इसमें तुम्हें दबदकाते? पापा मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए, ये 7 शब्द समझ रहे हैं ना? जो लोग युवराज से 80 मीटर दूर खड़े थे, वहां उन्हें 80 मिनट तक समझ में नहीं आया। वो क्या समझेंगे, उन्हें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। ठंड क्यों लग रही थी? क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी व्यवस्था ही ठंडी है। सोचिए, आज के हिंदुस्तान का सच है, उस हिंदुस्तान का जिसके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो सुपरसोनिक मिसाइल जो सिर्फ 12 मिनट में दिल्ली से उड़कर पाकिस्तान को मटियामेट कर सकती हैं, जो 80 मिनट में दुश्मन देश को मानचित्र से मिटा सकती हैं। लेकिन उसी देश में, दिल्ली से सटे नोएडा में 27 साल का लड़का 80 मिनट तक प्रतीक्षा करता रहा और 80 मीटर की दूरी पर खड़े घोषित वीर जवान उसे बचा नहीं पाए। जानते हैं आप, ये 80 मिनट का नकारापन क्या होता है? हम आपको बताते हैं। जो सिस्टम नोएडा में 80 मिनट तक जान बचाने की जगह बहाना बनाता रहा, वही सिस्टम और ऐसे ही कर्मचारी अगर सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए पहुंच जाएं, तो दुश्मन देश के सैनिक भारत में 7 किलोमीटर अंदर आकर कब्जा कर सकते हैं 80 मिनट में। ध्यान से सुनिएगा, ये कितनी बड़ी लापरवाही थी। अगर ऐसे ही लोगों के जिम्मे हवाई व्यवस्था आ जाए तो 3000 उड़ानें रद्द हो जाएंगी और एयरलाइंस कंपनियों को 800 से 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान तत्काल होगा। इसके अलावा यात्रियों को भारी असुविधा और अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होगा वो अलग है। अगर बैंकिंग सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग और गड़बड़ी हो जाए, तो गड़बड़ी होने पर 80 मिनट तक ऐसे बहाने बनाते रहे वो लोग, तो 8,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। और अगर 80 मिनट तक स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से बाधित हो जाए तो आफत आ जाएगी। आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा मानवीय त्रासदी होगी। सोचिए, लापरवाही की संयुक्त टोली ने कितना बड़ा अपराध किया है। इसलिए इसे सिर्फ एक युवक की मौत की तरह बिल्कुल मत देखिए, लापरवाही की तीव्रता को समझिए। मित्रों, इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ युवराज नहीं डूबा है, हमारा वर्तमान और भविष्य भी डूबा है। विश्वास डूबा है, उम्मीद डूबी है, प्रतीक्षा डूबी है और मानवता डूबी है। पूरी की पूरी व्यवस्था डूबी है। इतना सब कुछ डूब गया उस पानी में। शायद एक चुल्लू भर पानी और होता। खैर छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है जिससे फर्क पड़ता है और किसको फर्क पड़ता है।
सरकार को, सिस्टम को, अधिकारी को, कर्मचारी को, समाज को। तो सुनिए, जहां आधी रात में एक लड़के को डूबता देखकर कर्मचारियों को फर्क नहीं पड़ा, वहां उनके अधिकारियों को कितना फर्क पड़ रहा है वो भी अब जान लीजिए। युवराज की इस हत्याकांड में नोएडा अथॉरिटी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया। पुलिस ने 2 रियल एस्टेट डेवलपर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अन्य संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए ताकि पता चल सके कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक क्यों हुई और अब जिंदगी छीनने वाले गड्ढों को ईंट गर्द से उसमें लाइटें भी अब लगा दी गई। बस इतना ही फर्क पड़ा। नोएडा अथॉरिटी ने एक जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई करके लीपापोती करने की कोशिश की। अब जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को सबसे पहले हटाया है। उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। ये वही लोकेश एम है जिन्होंने सिर्फ एक कैलेंडर पर फोटो छापने के कारण एक्शन ले लिया था। इसी महीने के पहले हफ्ते में नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वार्षिक कैलेंडर में बिना अनुमति अधिकारियों की फोटो छाप दी गई थी। इस पर एनएमआरसी के एक्टिंग डायरेक्टर और नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी महेंद्र प्रसाद को तत्काल पद से हटा दिया गया था। इन्हें लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था, जबकि कैलेंडर विमोचन में खुद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम भी थे। लेकिन एक लड़के की मौत हो गई। इस सिर्फ कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी कर रहे थे। सोचिए कितना शर्मनाक है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बाहर का अब रास्ता दिखा दिया है। सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है जो 5 दिन में रिपोर्ट देगी। सोचिए नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया। मित्रों, नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की पराकाष्ठा क्या है वो भी अब हम आपको बताना चाहेंगे। नोएडा के सेक्टर 150 में यह हादसा हुआ, उसे लोटस ग्रीन नाम के बिल्डर को अलॉट किया गया था। जिस लोटस ग्रीन नाम के बिल्डर को यह जमीन स्पोर्ट्स सिटी बसाने के लिए आवंटित की गई, उसने इसे 24 अलग अलग बिल्डर कंपनियों को सबलीज करके दे दिया। जिन्हें लीज पर मिला वो इसमें कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन करने लगे। जिस जमीन पर हादसा हुआ वहां पर अर्थ बिल्डर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा था। कोरोना से पहले ही उस पर अथॉरिटी ने रोक लगा दी थी। 6 साल हो गए, लेकिन वहां ना तो लाइट की व्यवस्था थी, ना ऊंची दीवारें थी, ना ही ऐसा कोई इंतजाम किया था जिससे हादसा ना हो। इसलिए सवाल है, इस मौत वाली लापरवाही के लिए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम के बाद उनके असिस्टेंट करुणा करुणेश पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रोजेक्ट के जीएम ए.के. अरोड़ा से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जिसे नोएडा का सबसे पॉश इलाका कहकर लोगों को करोड़ों में घर बेचा गया, वहां सड़क किनारे इतना बड़ा जानलेवा गड्ढा क्यों था? नोएडा अथॉरिटी के डीजीएम विजय रावल पर इस बात की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए कि निर्माण स्थल को चारों तरफ से क्यों नहीं ढका गया था? बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया गया था। इसकी जवाबदेही इनकी नहीं बनती? विजय रावल के नीचे जो सीनियर मैनेजर है उन्हें क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? जो अर्थ बिल्डर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था उसके मालिक को क्यों नहीं जेल भेज देना चाहिए था? लेकिन हुआ क्या? बिल्डर पर केस दर्ज हो गया। बिल्डर तो केस के लिए वैसे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के बिल्डर तो भगवान भरोसे वो चलती है, उनकी सत्ताएं चलती है उनकी यहां पर। और जिन कर्मचारियों को ठंड लग रही थी उन्हें क्यों नहीं अब तक लिहाफ में चैन से गर्मा कर सोने के लिए जेल भेजा गया? लेकिन नहीं, क्या फर्क पड़ता है? एक जूनियर इंजीनियर को हटा दिए गए और हो गया। जिस दिल्ली में तंत्र का जाल है, सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, मंत्री है, संतरी है, वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर एक लड़के को 80 मिनट में भी नहीं बचाया जा सका। सोचिए, झारखंड के झुमरी तलैया और ओडिशा के कालाहांडी में किसी के साथ ऐसा हो गया होता तो फिर क्या होगा? इसीलिए मित्रों, अगर ये मान लेंगे कि नोएडा की किसी मोड़ पर घटना हुई है, कोई युवराज नाम का लड़का मर गया है, संवेदना और श्रद्धांजलि के 2 शब्द बोल दिए हैं, आगे सब ठीक हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसे आपको समझना होगा। नोएडा में जो हुआ सबको समझना होगा, सिस्टम और सरकारी कर्मचारियों को भी और समाज को भी, क्योंकि बिहार के सीतामढ़ी में जो तस्वीरें आई हैं वो समाज की संवेदनहीनता की अति है। मित्रों, वहां पर 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले रितेश नाम के छात्र को एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रितेश ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पिकअप वैन में मछली थी, वो नीचे गिर गई। टक्कर के बाद वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन वो भीड़ रितेश को बचाने के लिए नहीं जुटी थी, मछली लूटने के लिए जुटी थी। नहीं देख रहा है, उसको नहीं देखेगा। बीच सड़क पर 13-14 साल के लड़के का शव पड़ा हुआ था और उसके आसपास लोग हल्ला करते हुए मछलियां लूट रहे थे।
मछली चुन रहा है। सोचिए मछली वाला कितनी बड़ी एक्सीडेंट कर दिया है अमानवीयता। इसको। ऐसा लग रहा है जैसे आलू मछली सब के सब संवेदन शून्य हो गए, वो भी किसके लिए? मछली के लिए। रितेश इसी समाज में से किसी का बेटा होगा, लेकिन किसी को उसकी मृत्यु से, उसके पार्थिव शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने भी रितेश को उठाने, उसे अस्पताल पहुंचाने या फिर एम्बुलेंस बुलाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपनी संवेदनहीनता को घर में खूंटी पर टांगकर मछली लूट रहे थे। जानते हैं ऐसे लोगों की संवेदना कब और कहां जागती है? ऐसे लोगों की करुणा और सहानुभूति तब जागती है जब पता चलता है कि कहीं कोई डॉग मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। बिना सोचे समझे लोग उस श्वान को भगवान मान लेते हैं। यूपी में बिजनौर के मंदिर में एक डॉग जो भगवान की मूर्तियों के आसपास परिक्रमा करते दिखाई दे रहा था, जिसे लोग पूजने लगे और दर्शन करने पहुंच गए थे, वो असल में बीमार है। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। मित्रों, समाज का, सिस्टम का, सरकारी कर्मचारियों का, सबका सच यही है। किसी बीमार श्वान के लिए संवेदनाएं जाग जाती हैं, लेकिन इंसान के लिए नहीं जागती। लोग श्वान को तो भगवान मान लेते हैं, लेकिन इंसान को बचाने की रत्ती भर कोशिश नहीं करते हैं। यही बिहार के सीतामढ़ी में दिखा और यही दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 150 में देखने को मिला। और जो दिखा वो बहुत ही शर्मनाक है। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो मानवीय प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसे स्वभाव से जुड़ी हुई है जो परिपूर्ण होने के बावजूद नहीं बदलती। हम आपको आज एक ऐसे भिखारी से मिलवाएंगे जो करोड़पति है, जिसके पास 3-3 घर हैं, गाड़ी है। करोड़पति कारोबारियों को सूद पर यह पैसा देता है, लेकिन खुद भीख मांगता है। आज हम इस हाई प्रोफाइल करोड़पति भिखारी का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, मांगीलाल नाम का भिखारी सालों से भीख मांगता था। वो भीख मांगकर हर दिन 500 से 1000 रुपए का कमाता था। उस पैसे को वो सूद पर देता था। जानते हैं किसे सूद पर देता था? सर्राफा कारोबारियों को। जो ज्वेलर करोड़ों का कारोबार करते हैं, उन्हें मांगीलाल नाम का भिखारी सूद पर पैसे देता था। वो किसी से रोजाना तो किसी से साप्ताहिक सूद वसूलता था। और पता है वो भीख कहां मांगता था? उन्हीं सर्राफा वाली गलियों में, जहां वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को कर्ज देता था। मित्रों, मांगीलाल के सूद वाले कारोबार के बारे में तब पता चला जब महिला और बाल विकास विभाग ने एक अभियान चलाया, भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान। इसमें मांगीलाल का रेस्क्यू किया गया। वो सर्राफा की गलियों में लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी पर चलता हुआ नजर आया। उसकी पीठ पर बैग और हाथ में जूते थे। महिला और बाल विकास विभाग ने जब उससे पूछताछ की तब पता चला, और जब पता चला उसे सुनकर अधिकारी भी हैरान रहे। पता यह चला कि मांगीलाल के पास 1-2 नहीं बल्कि 3-3 मकान हैं। एक आवास तो मांगीलाल को दिव्यांग कोटे से मिला। मांगीलाल के पास 3 ऑटो हैं जिन्हें वो किराए पर चलवाता है। इसके अलावा उसके पास एक स्विफ्ट डिजायर कार भी है, जिसे चलाने के लिए उसने ड्राइवर तक रखा हुआ है। वो अलबास इलाके में अपने माता पिता के साथ रहता है। और डीएनए में आज का संदेश। किसी ने बहुत सही कहा है कि बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब दुनिया कहती है कि इसकी तो रातों रात किस्मत बदल गई। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।